तो बड़े पापा हैं। और ये मेरे दादू हैं। अल्लाह के नाम से, ईश्वर के धाम से, ये तो होना ही था। तुम दोनों की मोहब्बत पर मंधारी के 10 जन्म कुर्बान मेरे बच्चों। वाह वाह वाह। हम समझे नहीं मंधारी काका। यही तो तुम्हें मालूम नहीं बेटा। तुम दोनों जिनकी औलाद हो वो आज एक दूसरे के सबसे बड़े जानी दुश्मन हैं, और जो एक जमाने में सबसे गहरे दोस्त थे। जी सुनोगे इनकी कहानी? तो सुनो। समझ गया ना सारी कहानी? ये दुश्मनी जानलेवा है बछड़े, और तू सनातनपुर की लड़की से छुप छुप के मिलने जावे। ये बात कहीं जीजा जी को पता लग गई तो वो। कौन सी बात चुनिया बाबू? कुछ बात नहीं जीजा जी, मैं समझा रहा था। मैं इसे बोल रहा था कि सनातनपुर के मजदूर के साथ भी दोस्ती करने का मतलब है बिच्छू से दोस्ती करना। बिच्छू से भी हम दोस्ती कर सकते हैं, उसका जहर भी पी सकते हैं, लेकिन सनातनपुर का पानी भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरे बेटे। ये है कहानी उन दोस्तों की जो आज दुश्मन बन चुके हैं। अगर तुम दोनों की मोहब्बत पवित्र गंगा है तो ये दोनों उस गंगा के 2 किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते, कभी नहीं। अगर ये किनारे हमारी मोहब्बत की गंगा को रोकने की कोशिश करेंगे मंधारी काका, तो फिर ये गंगा भी बाढ़ बनकर इन किनारों को तोड़ देगी और फिर एक सैलाब आएगा। नहीं मंदारी काका, मेरे बड़े पापा बहुत अच्छे हैं। वो मेरी खुशी के लिए आप भी सब गम भुला सकते हैं। हम उन दोनों को फिर से दोस्त बना देंगे, है ना? हाँ मंधारी काका। सुन लिया प्रभु, सुना तुमने? अब परीक्षा तेरी है दोस्त, मेरी नहीं। मुझे तो बस ये देखना है कि तू इनकी मोहब्बत को प्रेम की गंगा बनाता है या खून की नदी। हमारे बच्चे ने जन्म ले लिया है कुणाल। बाबा बच्चे को लेके दादा बीर के पास गए हैं। तुम जल्दी आओ, तुम्हारे इंतजार में अमला। ये नहीं हो सकता। ये लोग मुझे मार देंगे। क्या हुआ बेटा? खुलाराम, राधा है तो कहना कि मैं शहर चला गया। 2-3 दिन में लौटूंगा या फिर फोन करूंगा। ठीक है। ये बच्चा राजेश्वर के पोते कुणाल का है बाबा। उसने अमला को प्रेम जाल में फंसाकर अपनी वासना का शिकार बनाया, यानी हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाया। इसका जवाब हमें देना होगा बाबा, देना होगा। सबसे पहले अमला बेटी को हमारे पास लेके आओ। बच्चे को जन्म देते ही वो कुणाल को ढूंढने पाली नगर गई है दादा वीर। कुणाल, मोहनलाल जी मुझे कुणाल से मिलना है। कुणाल से मिलना है? जी बहुत जरूरी काम है उनसे। तेरी कहानी में समझ गया बछड़ी, तू घबरा नहीं। मामा, मैं कुणाल का मामा। अच्छा अच्छा, चल उसके पास। ठाकुर राजेश्वर सिंह शिकार से लौट रहे हैं।
झूठ है पापा, सरासर झूठ। ये हमारे खानदान को बदनाम करने की नई साजिश है। अरे बदनाम को क्या बदनाम करना कच्चा बाबू। आज सारा गांव जान गया है कि तुम्हारे बेटे ने इस बूढ़े गरीब की बेटी से छुपकर शादी की और उसे ये निशानी दी और फिर राज खुल जाने पर उसकी हत्या कर दी। खबरदार, अगर हत्या का इल्जाम मेरे मासूम बेटे पर लगा तो। हत्या देखनी है, अभी दिखा सकते हैं। एक लाश नहीं, 10, 50, 100, हजारों लाशें मिलेगी पूरे गांव से। यू गॉट इट। इतना गुरूर है अपनी ताकत पर तो चला गोली और देख ले कि आज तेरा पूरा खानदान कैसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। चला गोली, चला। राजेश्वर, मेरे लगे तारे ये बेटे जो है ना, या तो ये अंधे हैं या फिर बहरे हैं। अंधे यूं हैं कि सामने वो आदमी उस बेचारी लड़की की लाश लिए खड़ा है, पर इनको वो लाश दिखाई ना देती, और वो बच्चा बिलक बुलक के रो रहा, पर इनके कन्ना में कोई आवाज ना पड़ती। वीर सिंह, हमारे बेटे अंधे नहीं हैं और बहरे भी नहीं हैं। अंधे इसलिए नहीं कि सारे तमाशे के पीछे छुपे तुम्हारे किसी नाटक को देख सकते हैं, और बहरे इसलिए नहीं कि इस बच्चे के रोने में वो किसी दुश्मन की आवाज सुन रहे हैं। राजेश्वर जी, ये बात तारी मारी दुश्मनी की तो ना हो रही, ये बात हो रही इंसानी रिश्ते, भीतर के जज्बात की बात हो रही। तो जज्बात की भीख सर उठाकर नहीं, सर झुका के मांगी जाती है वीर सिंह। राजेश्वर साहब, ये जज्बात हैं एक गरीब मासूम बच्चे के, जो आपसे अपने रिश्ते का हक मांगने आया है, और हक हमेशा सर झुका के नहीं, सर उठा के मांगा जाता है। और आप देख लेना, एक दिन ये बच्चा आएगा आपके सामने सर उठा के, और ये इसलिए आएगा कि इसकी मां के साथ बड़ा जुल्म हुआ, भारी बेवफाई हुई इसकी मां के साथ। चलो, आज तुम्हें बेवफाई का मतलब तो समझ आया। इस गांव के प्रधान बनने से पहले बेवफाई के प्रधान तुम ही तो थे वीर सिंह। आज भी हमारी बहन पाली कांता की आत्मा इन पहाड़ों में भटकती है, तुम्हारी बेवफाई के नाम से चीखती हुई। ये तुम ही नहीं, सनातनपुर का इतिहास जानता है। तकदीर के हादसों से न इतिहास नहीं बनता राजेश्वर, और पुराने जख्मों को अगर तुम खरीदोगे तो खून के फव्वारे फूट निकलेंगे राजेश्वर। कसम, तलवारें मियानों से बाहर निकल आएंगी। गरीब और मुफलिसों की छाती पर कदम रखने वाले तुम और तुम्हारे ये बेटे, गरीब बेबस किसानों की जमीनों पर कब्जा करके अपनी जायदादें खड़ी करने वाले तुम लोग, वो तो भी इतिहास की बात करते हो। कत्ल के इल्जाम में तुमको अदालत में 14 साल की सजा दी ना, कम दी, फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना था, फांसी के तख्ते पर। कत्ल क्या था और कातिल कौन था, ये हमसे ज्यादा तुम जानते हो। और रही इतिहास की बात, ये ठाकुर राजेश्वर सिंह इतिहास बताता नहीं, इतिहास लिखता है, इतिहास बनाता है। और अब सुनो, इस ठाकुर का फैसला, ना ये बच्चा हमें कबूल है और ना कभी कबूल होगा।
ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है राजेश्वर, तो फिर तुम हमारा फैसला भी सुन लो। आज के बाद ये मासूम बच्चा जो है, ये सनातनपुर में ही मेरे पास पल के बड़ा होगा, मेरे पास। लेकिन जिस दिन तक तू या तेरी औलाद इस बच्चे का हक कबूल नहीं करेगी, उस दिन तक हम तेरे घर में भी कोई शादी ब्याह नहीं होने देंगे राजेश्वर। पाली नगर के किसी घर में कोई संतान परवान नहीं चढ़ने देंगे हम। कसम है मुझको मेरी और मेरे बच्चों की, कसम है मुझे सनातनपुर के हर बच्चे, बूढ़े और जवान की कसम है, कसम है, कसम है। अगर ऐसा कभी हुआ, जब कभी हुआ, तो वो सनातनपुर का आखिरी दिन होगा। मैं दोनों गांव वालों को आखिरी वार्निंग देता हूं, लास्ट वार्निंग, कि आज के बाद अगर किसी भी तरफ से गोली चली तो मैं आपके हथियारों के लाइसेंस कैंसिल करवाने के लिए सरकार से अपील करूंगा। समझ गए ना आप लोग? ये क्या हो रहा है दादा वीर, राजेश्वर भाई, आप लोग बड़े, आपको कुछ कहना चाहिए। कसम तो इन लोगों ने खाई है, हमें तो सिर्फ जवाब देना है, जवाब। इन्हें समझाइए कर्नल साहब, इन्हें, जिन्होंने कसम खाई हमारे बच्चों को खत्म करने की, और ऐसी कसम राक्षस ही खा सकते हैं। अरे राक्षस तो ये पूरा परिवार है कर्नल साहब, जिनके पापों की निशानी आज भी हमारे माथों पर मड़ी हुई है। स्टॉप इट यार, स्टॉप इट। मैंने आपको यहाँ शांति के लिए, सुलह के लिए बुलाया है। तो फिर बुलाइए उस बच्चे के बाप को कर्नल साहब, इनके साहबजादे को, और पूछिए उससे कि सच क्या है। यहाँ बुलाऊं? किस लिए? इन खूंखार लोगों के सामने अपने बच्चों की बलि देने के लिए? हरगिज़ नहीं, नेवर। लेकिन आपका बेटा है कहाँ? मैं आज ही अपने दोनों बच्चों को दिल्ली भेज रहा हूं। क्या वो यहाँ नहीं आ सकते? जी नहीं, वो तो अभी तक स्टेशन पहुंच गए होंगे। ये क्या कह रही हो राधा? यही सच है कुणाल, मैं वंशु के बिना नहीं रह सकती। मैं तो कायर निकला, लेकिन तुम्हें कायर नहीं बनने दूंगा। तुम जो ठीक समझो वही करो। बेटी। राधा, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। अरे कहा ना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जाओ तुम, जाओ यहां से। लेकिन आप मोहब्बत के मसीहा हैं, यही सोचकर तो आए आपके पास। क्या करूं? तुम्हें यह सलाह दूं कि तुम दोनों भाग जाओ और शादी कर लो, ताकि ये दोनों भड़के तुम दोनों का खून कर दे? या ये सलाह दूं कि तुम दोनों आत्महत्या कर लो, ताकि दोनों गांव में गोलियां चलें, खून हो और सैकड़ों बेगुनाह मारे जाएं? ये सलाह दूं क्या? तो हम क्या करें मदारी काका? बस एक ही सलाह है मेरी, कि लौट जाओ अपने अपने घरों को और भूल जाओ अपनी मोहब्बत। मोहब्बत के लिए हम अपने घर की चौखट छोड़ चुके हैं मंदारी काका। तो कहां जाओगे? भगवान के घर। चलो राधा, ताकत के सामने मोहब्बत के पैगंबर अपनी हार मान सकते हैं,
मोहब्बत करने वाले नहीं। ठहरो, भगवान के पास जाओगे, आत्महत्या करोगे, कायर। एक रास्ता है मेरे पास, लेकिन खतरनाक है। चल सकोगे? बड़े पापा, हाँ मैं कुणाल बोल रहा हूँ। कुणाल बेटे, राधा कैसी है? राधा, बड़े पापा वो अपने कॉलेज स्काउट कैंप में शिमला गई है, 2 महीने में लौटेगी। अच्छा बेटे, अपना ख्याल रखना, समझे? जी बड़े पापा। लेकिन पापा, हमारे बच्चों की शादी होगी और जरूर होगी। ये मत भूलो गजेंद्र कि अगर बीर सिंह जैसे हमारे दुश्मन हैं तो राजा महेंद्र सिंह जैसे हमारे दोस्त भी हैं। राधा के लिए हमने लड़का देख लिया है। नहीं नहीं मंदारी काका, यह असंभव है, असंभव। इसमें खतरा ही खतरा है। खतरों के जाल में फंसकर तुम यहां तक आ चुके। अब मेरे पास तो यही एक उपाय है बेटी, आखिरी उपाय, आखिरी उम्मीद। आखिरी उम्मीद? लेकिन मंदारी काका, इसमें हमारी हत्या हो सकती है। नहीं राधा, मंदारी काका ठीक कहते हैं। यह हत्या आत्महत्या करने से तो बेहतर होगी, और कम से कम दुनिया को हमारी प्रेम की सच्चाई का तो पता चलेगा। लेकिन वासु, इनका मतलब पत्थरों से पानी निकालने का है। अगर फरहाद अपनी महबूबा शीरी के लिए पहाड़ खोदकर दूध की नदी निकाल सकता है, तो हम भी इन पत्थरों से प्रेम की गंगा निकाल सकते हैं। हमें आपकी दी हुई परीक्षा मंजूर है मंदारी काका। वासु! चल। जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। किसकी इजाजत से भागे थे वहां से हथियार छोड़कर? इसलिए चाचा, क्योंकि अब मुझे आपके हथियार नहीं उठाने हैं। क्या? हाँ चाचा, आखिर क्या दिया इन हथियारों ने हमें? खून, लाशें, अनाथ बच्चे, विधवा औरतें। अरे मूर्ख, यही चीजें तो दी हैं पाली नगर वालों ने हमें, इसीलिए तो ये युद्ध है। लेकिन नहीं करना है मुझे युद्ध जो बदले की भावना में सदियों तक चलता रहे। ये बदला मेरे भैया का है, तुम्हारे बाबा का है। मेरे बाबा ने ये सब नहीं चाहता। वो तो दुश्मनों को नहीं, दुश्मनी खत्म करना चाहते थे। तो फिर हम समझ लें कि तुम्हें युद्ध से इनकार है। युद्ध तो महाभारत का भी हुआ था, कौन जीता था उसमें? हाँ बेटा, ठीक ही बोल रहा तू। कोई जीते या कोई हारे, कार बन के तो नहीं न रह सकते हम। लेकिन दादू, तेरिया बातें सब सुन रही हैं हमने बेटे। जब तेरी उम्र का मैं था ना, मुझे भी ऐसी बातें करने का बड़ा शौक था। लेकिन आज मेरे आदर्श मुझे हथियार उठाने से मना कर रहे हैं दादू। गगन, जब इसकी आत्मा ही नहीं मानती तो इसके हाथ क्या उठेंगे और गोली क्या चलाएगा ये? भेज दो इसके वापस आचार्य जी के पास। को भेज दो। ये तो बहुत बढ़िया फैसला किया तुमने दादा वीर। ये बात मैं तुमको बहुत पहले कहने वाला था। वो तो कहीं क्यों ना कहना था ना। खैर देर आए दुरुस्त आए। अब मैं तो कल जा रहा हूँ लाली पर्वत आचार्य जी के पास। तुम कहो तो छोड़ रहा हूँ इसको भी उनके पास। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आचार्य जी के पास जाना और आचार्य जी को कहना कि जब हम लोग यहां लड़ मर लेना और सब खत्म हो जाए, तब भेज दें अपने इस किशन को हमारे पास बंशी बजाने के लिए। अपनी सिट्टी बजाता फिरेगा इन पहाड़ियों में। सिट्टी। माँ, मैं थोड़े ही दिनों के लिए तो जा रहा हूं माँ। तू मेरे पास आए कब था बेटा? मैंने तो सिर्फ तुझे तस्वीरों में ही बड़ा होते देखा। दादू, मुझे माफ कर देना दादू।
ओ नदान, तू क्या जानता है मेरे दिल का टुकड़ा है तू, मेरे दिल का टुकड़ा। आओ आओ, अरे आओ आओ, शर्माओ नहीं, ये भी मेरा ही घर है। मैं जन्मा भी यहाँ था और मरूंगा भी यहीं पे। हाँ, जन्मे का तो मालूम नहीं, लेकिन मरेगा तो तू जरूर यहाँ। राम राम बड़ी दी। देखो, एक बच्चे को लेकर जा रहा हूँ और दूसरी बच्ची को छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हारे पास। बच्ची? अरे यार, मंदारी की जिंदगी में भी ना जाने क्या क्या नाटक लिखे हुए हैं दादा। क्या नाटक की बात करे तू? अरे वो कनकपुर में थी ना अपनी एक सरस्वती बहन। सरस्वती बहन? अरे यार वो पंडिताइन। ओ पंडिताइन, हाँ, वो तो साल हो गए, मर गए बेचारी। अरे वो तो मर गई, मगर उसकी एक विधवा बेटी थी ना, वो सुमित्रा, वो तो जिंदा थी ना। हाँ, तो उसके क्या हुआ? वो भी मर गई कल रात को। ओहो, वो बेचारी भी मर गई? हाँ, वो तो मर गई, मगर साथ में मुझे भी मार गई। पूछ कैसे? कैसे? वो ऐसे कि इस बच्ची को अनाथ बना गई, तो पड़ोसी इस बच्ची को मेरे पास ले आए, तो मैंने सोचा कि मंदारी, तू तो 2 महीने के लिए लाली पर्वत जा रहा है, तू इसका क्या करेगा? फिर मेरे दिमाग में आया कि इस घर से भला इसके लिए और कौन सा घर हो सकता है। तुझे ये घर क्या अनाथालय लागे है? बड़ी दी, 2-3 महीने की बात है, घर का काम काज करेगी, तुम्हारी देखभाल करेगी। अरे तू कहेगी तो घर की नौकरानी बनकर रहेगी। हाँ, तू फिक्र ना कर मंदारी, इस बच्ची ने ना इसी घर में रहना। देख बेटी, तू चिंता ना कर, बस ये घर तेरा अपना ही है, ऐसे समझ। चल। तो जवान तैयार? सब कुछ तैयार है, आइए आपको सीमा तक छोड़ देता हूँ। हाँ, सीमा तक चलो, संध्या होने वाली है, चलो जी। देखिए, आप रोइए मत। मैं समझ सकता हूं कि आप एक घर से बेघर होकर इस घर में आई हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस घर के कण कण में प्यार भरा है और सभी आपको बहुत प्यार देंगे, है ना मां? हाँ। गुड लक। जब कोई शुभ शुभ बात होने वाली हो तो उस वक्त गुड लक कहते हैं। क्या नाम है तेरा छोरी? जी राधा। वासु हमारी आखिरी उम्मीद है, इसका ख्याल रखिएगा। गगन, वासु हमारी भी आखिरी उम्मीद है, इसका तो ईश्वर ख्याल रखेगा। चलो बेटे। समझ गए ना वासु? इस प्रेम परीक्षा में तुम्हें पत्थर में फूल खिलाना है, राजेश्वर की उस दोस्ती, उस मासूमियत को वापस लाना है। अब जाओ। बेटे भाग इधर। करण, करण बेटे, ये लीजिए अपनी बंदूक। थैंक यू बेटे, थैंक यू। राजा महेंद्र सिंह, थैंक यू ऐसे नहीं कहा जाता।
थैंक यू, ऐसे कहा जाता है। लो बेटे, तुमने बहुत दिलेरी दिखाई। जीते रहो। अंकल, आपने उस लड़के की इतनी छोटी सी बात के लिए आपकी कीमती अंगूठी दे दी? छोटी सी बात नहीं थी बेटे, उसने तुम्हारी जान बचाई है, और तुम्हारी भी जान और राजा महेंद्र सिंह की भी जान हो। राजेश्वर जी, अब आपको राधा की शादी की तारीख के बारे में कुछ सोचना चाहिए। वो तो सोच ही रहा हूँ। अरे तुम जी यहाँ कैसे? जी वो आपकी अंगूठी वापस करने आया था जी। वो क्यों? मुझे अंगूठी नहीं, नौकरी चाहिए। जरूर मिलेगी। हाँ, बैठो बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम कृष्णा। कुछ पढ़े लिखे हो? जी मैं ज्यादा नहीं, लेकिन अकल है। अकल है तो फिर हमारे कुछ सवालों का जवाब दो। जी। काम करने से क्या मिलता है? पैसा। और मेहनत करने से? फल। मालिक का हुक्म? नौकर की जान। सबसे बड़ा रिश्ता? दोस्ती। दोस्ती। वो क्यों? जी साहब जी, वो दोस्ती रिश्तों से नहीं, दिल से पैदा होती है। और सबसे खतरनाक दुश्मन? कोई गहरा या पुराना दोस्त। तुम्हारा आखिरी जवाब हमें सबसे ज्यादा पसंद आया। तुम पास हुए। शुक्रिया साहब जी, शुक्रिया। शुक्रिया जी। चुप हो जा भाई, चुप हो जा, चुप हो जा भाई, चुप हो जा, चुप हो जा भाई, चुप हो जा। वो क्यों चुप होगा? महलों का तोहफा जो ठहरा। ओ बर्दी, तो जरा अपनी जबान तो बंद करना। क्यों इस मुसीबत को घर में धरे है? वो राक्षस इधर ही बम गिराएंगे एक दिन। हाँ तो क्या खड्ड में फेंक देता है इसको मैं? बड़े बाबा, मुझे ये बच्चा दे दीजिए। हाँ बेटी, तू ले दे, तू ही चुप करा इसको। ले ले, अच्छा, नहीं मुन्ना, नहीं रोती बेटा, नहीं रोती मुन्ना। ये तो जाते ही चुप हो गया तेरी गोद में, और ये तो कमाल ही हो गया। रिश्तेदार जो दिखे है इसका। बच्चे का रिश्ता तो बुआ भी ममता से होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ देख बेटी राधा, आज से बच्चा है ना, ये तेरी जिम्मेवारी। मेरे सर का बोझ तो हल्का हो गया। बच्चा भी चुप और पर्दे भी चुप। दोनों के दोनों चुप। मुझ पर दया कीजिए श्याम बाबू जी, मैं बर्बाद हो गई हूँ। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या बकवास करती है? मुझे बचा लीजिए ना आप, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। खबरदार इस बारे में जरा सी भी जुबान खोली तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जाओ, मैं कहता हूँ, तुझे एक मारूंगा। तुम औरत पर हाथ नहीं उठाते दोस्त। ओ, तो तुम क्या इसके खसम लगते हो? नहीं, वो तो आप हैं। आपका फर्ज है उसकी हिफाजत करना, उस पर हाथ उठाना नहीं। मुझे फर्ज सिखलाता है? मुझे? क्यों रे, तूने मेरे दोस्त पे हाथ उठाया? साहब वो तो ये साला मुझे पंच दिखला रहा था। अच्छा, मुझे भी तो जरा इसका पंच देखने दे। जी आपको। चल दिखा तेरा पंच। नहीं साहब जी, आप मालिक लोग हैं, मालिक लोग पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। क्या बोला तू? कमोन मास्टर जी, कमोन। वो तो शो मी, बात तो सुनिए जी। शो मी पंच। श्याम, निकाल जुलूस साले का। साले, आज मैं तुझे साहब जी, सर, एक तो लड़कियों को छेड़ता है, और जब मैंने मना किया तो मुझ पर ही हाथ उठाया इसने। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया। साहब जी मैं बेकसूर हूँ। नहीं, तुम बेकसूर नहीं हो। छोड़ दो इसे।
हमारी एक बात का जवाब दो। जी। जो जुल्म करता है वो कौन होता है? अपराधी। जो जुल्म सहता है वो कौन होता है? बड़ा अपराधी। तो फिर तुम बड़े अपराधी हो। हम तुम्हें इसकी सजा देते हैं। ये पिस्तौल लो और उसे शूट कर दो। जी मैं? हाँ तुम। ताकत पर तमीज की लगाम जरूरी है, लेकिन इतनी नहीं कि बुजदिली बन जाए। शूट हिम, शूट हिम। तुम्हारा निशाना क्यों चूका? आपका हुक्म मैंने मान लिया साहब जी, क्योंकि आपका हुक्म इसे शूट करने के लिए था, इसे खत्म करने के लिए नहीं। अगर मैं इसे मार देता साहब जी, तो इसके साथ 2 और जाने जाती, एक उस औरत की और उसके होने वाले बच्चे की। सुना भाई तुम लोगों ने? हम तो पहाड़ खोद कर ये हीरा लाए थे और तुम इसे पत्थरों पर घसीट रहे थे। हमने तुम्हें ताकत दी तो तुमने जुल्म किए, हमने इसे ताकत दी तो इसने इंसाफ किया। यही फर्क है तुम लोगों और इसमें। इसने तुम्हारी जान बख्शी इसलिए कि अब तुम इस लड़की से शादी करोगे और इसका ये इनाम मिलेगा कि अब हमेशा ये हमारे साथ रहेगा। आओ कृष्णा। पापा को क्या हो गया? पता नहीं। कहां से आए हो तुम? खड़गपुर से। या सनातनपुर से? खड़गपुर से जी। किसका बेटा है तू? अनाथ हो जी। बंदूक चलानी कहां सीखी? बाप फौज में था जी। यहां कैसे? 2 वक्त की रोटी, रहने को घर। उसके अलावा अगर हमारे घर में झांकने की कोशिश की तो याद रखना, तुमसे ज्यादा हमें बंदूक चलानी आती है। जानता हूं जी। छोड़ दो इसे। दादावीर, अमला के खून के वक्त कुणाल धुलीपुर पहुंच चुका था, वो यहाँ नहीं था। ये बात साबित हो चुकी है दादावीर। ये बच्चा कुणाल का है और इन्हें कुणाल के आई जाना है। ये बात अगर कानून से मान ले वो तो ठीक है, और जो ना माने तो गोलियों से मनवा लेंगे हम। दादावीर हौसला रखो, मामला कोर्ट में दर्ज है। एक बच्चे के लिए सैकड़ों का खून तो नहीं बहाया जा सकता। खून जब भी बहा करनाल साहब पाली नगर वालों की तरफ से तय हुई। क्या समझ रहे थे? कुछ नहीं चाचा, कुछ नहीं। एक बात ध्यान से सुन लो, इस घर में अगर रहना है तो आंख और कान बंद करके रहना होगा, समझे? जी। लखीराम, इस पर नजर रखो। राधा। घर की सब साफ सफाई हो गई कृष्णा? जी हाँ साहब जी, लेकिन वो नीचे वाले कमरे में ताला लगा है और उसकी चाबी शायद आपके पास है। हाँ, वो नीचे का कमरा हमारी राधा का है ना, उसकी चाबी हमेशा हमारे पास रहती है। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? जी वो एक तस्वीर के 2 टुकड़े मिले, उन्हें जोड़ रहा हूं। कौन सी तस्वीर? जी ये वाली। सफाई करते करते नीचे मिल गई थी, देखकर लगा कि जरूर आपकी और आपके किसी गहरे दोस्त की होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे जोड़कर दीवार में कहीं लगा दूं। बहुत खूबसूरत है ना साहब जी? माफी साहब जी, मैंने आपका दिल दुखाया। हाँ, दुखाया और बहुत दुखाया। ये तस्वीर हमारे दोस्त की थी, लेकिन अब सबसे बड़े दुश्मन की है। कौन है ये साहब जी?
इसे लोग वीर सिंह के नाम से बुलाते हैं। अच्छा अच्छा, वो वीर सिंह। तुम उसे कैसे जानते हो? हमारे गांव कटकपुर में आपकी और वीर सिंह की बहुत बातें होती हैं। ओह, क्या बातें चलती हैं? यही कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं और वीर सिंह कोई खास अच्छा आदमी नहीं है। सोडा लाओ, सोडा लाओ। साहब जी, सभी कहते हैं शराब पीने से कलेजा जलता है। कलेजा जलता है तभी शराब पी जाती है। मतलब? तुम अभी बच्चे हो, ये बातें नहीं समझोगे। साहब जी, उस दिन आपका इंसाफ देखकर तो मैं आपको और भी मानने लग गया हूँ। कौन सा इंसाफ? जी वही जो आपने उस श्याम जी को बच्चा कबूल करने के लिए कहा। वो उनका बच्चा था, उन्हें कबूल करना ही चाहिए था। एक बात पूछूं साहब जी? हाँ हाँ पूछो। तो क्या कुणाल को अपना बच्चा कबूल नहीं करना चाहिए था? जाओ। मैंने कोई गलत बात? तुम जाओ यहां से। सुनो, वो बात सिर्फ उस बच्चे की नहीं थी, वो बात थी वीर सिंह की। वो वीर सिंह सरे बाजार हमारी इज्जत नीलाम करने आया था, हमारे खानदान को जलील करने आया था। क्या कुणाल ने हमसे कहा कि वो बच्चा उसका है? लेकिन अगर कुणाल कहे तो आप मान लेंगे साहब जी? नहीं, हरगिज नहीं। ये जिंदगी की ऐसी गहरी चोटें हैं जो तुम अभी समझ नहीं सकते। तुम जाओ। माफी साहब जी, मैंने आपका दिल दुखाया। अजीब लड़के हो, पहले दिल दुखाते हो और फिर माफी मांगते हो। मेरे दादू भी यही कहा करते थे। दादू? फिर तो वो जरूर बहुत समझदार आदमी होंगे। माफी साहब जी। ये लो चाबी, राजा के कमरे की है। आज से तुम इसकी देखभाल करोगे। मालिक का हुक्म, नौकर की जान। और देखो, एक बात और याद रखना, आज के बाद कभी हमारे उस दुश्मन का नाम मत लेना।